Assalamualaikum. Good morning. Good morning, everyone. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. अच्छा जी, we have to talk of corona क्योंकि the numbers are not very good और आज हम थोड़ा सा comparison भी आपके लिए लाए हैं ताकि हम समझ लें कि दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है। At the same time, हुमा जो cases report हो रहे हैं, although you have been a victim of coronavirus as well, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों ये मेरा वहम हो सकता है, वैसे तो इस बारे में कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सेवेरिटी के केसेस भी सामने आ रहे हैं। यू नो एट द सेम टाइम मौसम भी ज़रा आपको पता है, वैसे ही आपकी तबीयत इस मौसम में नासाज रहती है, फ्लू, गला ख़राब, एट टाइम सर्दी लगना या बुखार चढ़ जाना होता है कुछ लोगों को जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, और अगर खुदा न खास्ता आप कोरोना वायरस का शिकार हो जाएँ तो फिर उसके बिगड़ने के चांसेस इस मौसम में ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू गर्मियाँ। और ऐसा लग रहा है क्योंकि हम जो केसेस देख रहे हैं बहुत से जानने वालों को भी कोविड हो रहा है। बिल्कुल वही बात होगी, दोहराने वाली बात है कि बिल्कुल लगता था अब सारा ठीक हो गया है और लोग ईज आउट हो चुके थे, लेकिन अब इतने ज़्यादा यू डोंट नो कि किस किस को हो सकता है, किस किस को नहीं हो सकता। और आपके जानने वालों में, दोस्तों में डेफिनेटली हर किसी के नंबर्स जो हैं वो ऊपर ही जा रहे हैं। 39 डेथ्स इन पाकिस्तान इन द लास्ट 24 आवर्स। हम आपको थोड़े से फिगर्स बता रहे हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। और हम जो पॉजिटिव केसेस की बात कर रहे थे ना, जो हमें लग रहा था थोड़े कम हो गए हैं कि 2000 के अंदर अंदर बात आ रही है, एज इन 3000 के अंदर अंदर 2000s में फिगर आ रहा है, लेकिन अब वो एकदम जंप करके 3499 यानी ऑलमोस्ट 3500 केसेस 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं, विच इज इंडीड वेरी वेरी अलार्मिंग। हमारे यहाँ बहुत बड़ा नंबर है। जिन दिनों वो नंबर्स थोड़े से कम होते हैं तो हम बड़े होपफुल होते हैं और आपको उसी तरह बताते हैं कि देखिए नंबर्स थोड़े से कम हो गए, बट जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, 39 डेथ्स इन द पास्ट 24 आवर्स, और साथ साथ हम आपको एक कंपैरिजन देना चाहते हैं, और वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, क्योंकि आपको पता है कि कोविड जितना ज़्यादा वहाँ फैला है वो तो एक केस स्टडी बन चुका है कि किस तरह अमेरिका में कोविड फैला है। और 24 आवर्स में वहाँ की क्या डेथ्स हैं, 2760, And it is the highest Believe it or on not, any given day since the pandemic has begun. ये न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि जब से कोरोना वायरस की वबा अमेरिका में आई है उस वक्त से और आज तक सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ्स एक दिन में वेडनेसडे को रिपोर्ट हुई हैं, यानी गुज़श्ता रोज़, और वो फिगर है 2760। अमेरिका में 1-1 लाख लोग रोज़ाना पॉजिटिव भी रिपोर्ट हुए हैं। सो वहाँ सूरत हाल बहुत ख़राब है, लेकिन हमारे यहाँ भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ आपको पता है कि क्या है हेल्थ केयर सिस्टम, हमारे यहाँ आपको पता है कि अभी से अस्पतालों में बिस्तर दस्तयाब नहीं है। हमारे यहाँ आपको पता है कि खुदा न खास्ता अगर किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो उसको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं कि उनके यहाँ तो जनाब बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ बड़े कम है। हमारे यहाँ तो इस नंबर पे ये हाल है। थोड़ा सा कंपैरिजन आप इस तरह दे सकते हैं कि वहाँ की टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है हमसे, तो नेचुरली वहाँ के नंबर ज़रा ज़्यादा ही होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम भी टेस्टिंग अगर ज़्यादा कर लें तो हमारे नंबर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। डेथ्स तो डेथ्स होती है एक दिन में, मतलब 24 घंटों में आप देखें कि उनकी 2760। तो थोड़ा सा ये खैर हम आपको कंपैरिजन देना चाहते थे ताकि आपको ये पता चल जाए वी आर नॉट अलोन इन दिस। पूरी दुनिया में यही हो रहा है, हमसे ज़्यादा बुरा हो रहा है, हम तो रोक भी सकते हैं। हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे और उन वालिदैन का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे, उन डॉक्टर से भी हम बात करेंगे जो इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। पर्टिकुलरली खुदा न खास्ता अगर आप यहाँ एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हो जाती है ज़रा मेंटली चैलेंज्ड है, तो आप बहुत से वालिदैन बजाते खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपने देखा है हमारे पास स्पेशल ओलंपिक्स और पाकिस्तान के बच्चे आते हैं, उन बच्चों को देख के और उनके वालिदैन को मिलके हमें अंदाज़ा होता है कि ये जब इकट्ठे मिलते हैं और इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो ये कितना पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है और कितने सॉलिड होते हैं और कितना अच्छा काम करते हैं। खैर एनीवे बड़ी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए इन बच्चों को के साथ डील करने के लिए। उनको ऑब्वियसली एक प्रोडक्टिव ह्यूमन बनाने के लिए पेशेंस भी चाहिए, कंपैशन तो ऑफ कोर्स चाहिए। वील हैव अ लॉट ऑफ गेस्ट टू टॉक ऑन दिस लेटर इन द शो, लेकिन पहले हम कोविड की बात कर रहे थे और खासतौर पर वैक्सीन जिसका इंतजार है सारों को, उसके ऊपर ज़रा आपको लेटेस्ट भी बता देते हैं। कोरोना केसेस में इजाफा खतरनाक हदों को छू रहा है, ये तो हमने आपको बताया, और इन खौफजदा हालात में वैक्सीन की तैयारी से मुतालिक इब्तदाई कामयाबी बड़ी उम्मीद अफजा है। और कोरोना की दूसरी लहर में मुस्बत केसेस की शरह
8% से बढ़ चुकी। पिछले 2 दिनों में 150 अफराद इंतकाल कर गए। हुकूमत ने 5 से 12 दिसंबर तक हफ्ता हिफाजती इक़दामात बराए कोरोना जो है वो मनाने का फैसला भी किया है। नज़र आ रहा है कि सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है, बहुत ही चैलेंजिंग है। इनफैक्ट जिस तरह हम आपको रोज़ अपडेट्स भी देते हैं, उधर दुनिया भर में दवा साज कंपनियां जो हैं वो वैक्सीन बनाने के करीब पहुंच चुकी हैं और कल बरतानिया वो पहला मुल्क बना जिसने फाइजर की वैक्सीन इस्तेमाल करने की मंजूरी भी दे दी। Which is a great डेवलपमेंट। पाकिस्तान भी वैक्सीन की तैयारी के लिए $15 करोड़ मुख्तस कर चुका है। इससे बड़ी खबर यह है कि चीनी कंपनी के तैयार करदा वैक्सीन के ट्रायल तो पाकिस्तान में ही हो रहे हैं। ये वैक्सीन चंद माह में ही मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। ये मुफ्त वाली बात मुझे अच्छी लगी है। वक्त हमारा पाकिस्तान में कैंसिनो बायो की ट्रायल्स जो हैं वो जारी हैं और वो NIH पाकिस्तान के सुपरविजन में हो रही है। उसमें ये चाइनीज़ वैक्सीन है और ये 8000 वॉलंटियर्स को लगाई जानी है। ये फेज़ 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स हैं और जैसे ही वो ट्रायल्स मुकम्मल होते हैं और उसके टेस्ट होते हैं तो चाइना वो वैक्सीन भी बड़ी तादाद में हमें प्रोवाइड कर देगा। और ये जो ट्रायल्स अभी तक इसके जितने नताइज है वो बहुत हौसला अफजा हैं। अवाम को ये वैक्सीन जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि चाइना में भी वैक्सीन तैयारी के लिए आखिरी मराहिल में है और दुनिया भर में सप्लाई के लिए भी इंतजामात हो गए हैं और ये बड़ी अच्छी खबरें हैं। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती कोरोना से बचाओ सिर्फ एहतियात है। ये हम बार बार आपको बताएंगे कि वैक्सीन के इंतज़ार में अभी बैठ ना जाएं, आ जाएगी इंशाल्लाह, ज़रूर आ जाएगी हमारे पास भी। बट अभी ऑफ कोर्स जो कि SOPs आप लोग अभी देखें, हम लोगों को ट्रेन हो जाना चाहिए। हम सब अभी भी बाहर जाते हैं, हम अपने काम काज भी कर रहे हैं, बाजार भी एट टाइम्स जाना होता है, वो वाली सूरत हाल नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, मास्क पहनना है और अगर आप ग्लव्स नहीं भी पहन रहे हैं तो आपने बस उन गंदे हाथों को अपनी आंखों को नहीं लगाना, अपनी नाक को नहीं छूना, अपने मुंह के अंदर वो हाथ नहीं डालने और उन हाथों से कोई चीज़ नहीं खानी। तो प्लीज़ बस ये थोड़ी सी एहतियात है। अब तक मेरा ख्याल है आदत हो गई होगी, लेकिन अगर नहीं हुई तो हम आपको याद कराने के लिए बैठे हुए हैं। चीनी कंपनी की वैक्सीन शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में टेस्ट की जा रही है और शिफा अस्पताल के डायरेक्टर मेडिसिन डॉक्टर मियां अमजद सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात आई एम श्योर आप लोगों के भी बहुत ज़्यादा हैं इस सिलसिले में। एवरीबडी इज़ आस्किंग अबाउट द वैक्सीन नाउ। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि चीनी कंपनी की ये वैक्सीन अमरीकी कंपनियों से किस तरह मुख्तलिफ है और पाकिस्तान में इसके ट्रायल इस वक्त कहाँ तक पहुँचे हैं? क्योंकि अमरीकी वैक्सीन के बारे में था कि वो -70 डिग्री पे रखनी पड़ेंगी, विच मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट। हमारे यहाँ तो वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं अभी। ये वैक्सीन जो एक नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड हुई है जिसका इमरजेंसी यूज़ शुरू हुआ है बरतानिया में, उससे इस तरह मुख्तलिफ है कि जो बरतानिया की वैक्सीन है वो मैसेंजर है, RNA की टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है और जो वैक्सीन चाइनीज़ वैक्सीन कैंसाइनो की है वो एडिनो वायरस, बेसिकली उसके साथ एक स्पाइक प्रोटीन है, उसके अगेंस्ट बॉडी इम्यूनिटी पैदा होती है, एंटीबॉडीज बनते हुए। तो इस तरह उसकी टेक्नोलॉजी का बेस ये है। जो बाकी मैसेंजर RNA की वैक्सीन है उसको महफूज रखने के लिए काफ़ी आपको लो टेम्परेचर चाहिए होता है। ये जो वैक्सीन जो चाइनीज़ वैक्सीन है ये बहुत कम टेम्परेचर पे भी आप उसको महफूज कर सकते हैं। ये मेजर डिफरेंस है दोनों वैक्सीन्स का। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी ज़रूर पूछना चाहेंगे कि क्योंकि आप ये सब मामला ऑब्वियसली सुपरवाइज कर रहे हैं, सब कुछ आपके इल्म में है, तो इसलिए आपका एक हम इंटेलिजेंट गेस चाहते हैं कि कब तक ये वैक्सीन पाकिस्तानी अवाम को मिल सकेगी? हाँ जी, इस वक्त ये जो करंटली चल रहा है ये फेज़ 3 ट्रायल है। फेज़ 3 ट्रायल तकरीबन 40,000 वॉलंटियर्स में अराउंड द वर्ल्ड चल रहा है। उसमें से 10,000 प्लस पाकिस्तान में वॉलंटियर्स पे ये ट्रायल हो रहा है और इस ट्रायल की इंटरम रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है इस महीने के एंड तक और उसके बाद ही हमें सही मालूम होगा कि इसकी एफिकेसी और सेफ्टी किस लेवल पे है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो रिजल्ट्स हैं तकरीबन अगले कुछ माह में जो फाइनल इसकी रिपोर्ट है वो हमें पता चल जाएगी और अगर सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि फेज़ 2 में ये जो इसके रिजल्ट्स थे वो काफ़ी खुशाइंद थे, उसमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल, इसकी एफिकेसी काफ़ी बेहतर थी।
तो अगर वही रिजल्ट्स हमें फेज 3 ट्रायल में भी मालूम हुए तो ये उम्मीद है कि अगले चंद माह में ये वैक्सीन का अप्रूवल जो रेगुलेटरी इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनकी तरफ से हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, सिंस यू आर एन एक्सपर्ट, होपफुली ये जो फेज़ 3 ट्रायल आप बता रहे हैं चल रहा है, इसके मुस्बत नताइज सामने आए और सबके लिए दस्तयाब हो जाए। एक वजाहत आपसे चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में सवाल है कि अमूमन वैक्सीन का कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि बीमारी लगने से पहले आपको इस बीमारी से बचा लिया जाए, लेकिन कई लोग ये भी समझ रहे हैं पर्टिकुलरली कोविड-19 की वैक्सीन को लेके कि अगर सिवेरिटी है आपके कोविड-19 के केस में तो आप ये वैक्सीन लगाएं तो आप बच सकते हैं या आप जल्द सेहतयाब हो सकते हैं, यानी एज अ दवा भी क्या ये वैक्सीन इस्तेमाल हो सकेगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो ये वैक्सीन होती है ये बेसिकली बीमारी को लगने से बचाती है। ये एक तरह की प्रिवेंशन होती है कोरोना से बचने के लिए। तो ये जिसको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है उसमें तो ऑलरेडी और ये एंटीबॉडीज बन चुकी होती हैं, कोविड मदाफियत ऑलरेडी होती है, तो उसमें इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये वैक्सीन बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अभी तक इस मर्ज में मुब्तला नहीं हुए और हम उनको इस मर्ज से लगने से बचाना चाहते हैं। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मियां अमजद हमारे साथ मौजूद आपका था। बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब ने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये कोरोना से बचने की चीज़ है। जिस तरह आप फ्लू शॉट्स लगाते हैं जब मौसम बदल रहा होता है, जिनको एलर्जीज होती हैं, आप पहले ही उसकी तैयारी कर लेते हैं बिकॉज यू आर प्रोन टू इट, या फिर आपको हो सकता है। बेसिकली एंटीबॉडीज प्रीएम्प्टिवली जो आप करते हैं ये वो वैक्सीन एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए जाहिर है वैक्सीन लगाई जाती है। लेकिन कल एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, कहता मुझे कोरोना हो गया और मैं अब तक 3 दफ़ा एंटीबॉडी के टेस्ट करा चुका हूँ, मेरी एंटीबॉडी ही नहीं आ रही है। अच्छा, ये भी एक नई साइंस है, पता नहीं, बस पर्सन टू पर्सन आई गेस, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। मैंने कभी टाइम दो, हो सकता है चंद हफ्तों में डेवलप हो जाए, क्या हो सकता है आपको। हालांकि उसके पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं। एनी हाउ, आप अपने तजुर्बात भी हमें लेकर भेज सकते हैं जियो पाकिस्तान टीवी पर, और होपफुली जितने लोग इस वक्त इतने ताकि सवालात ना उठे, इसीलिए हम कहते हैं प्रीएम्प्टिवली ही रोक दिया जाए। तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। प्लीज़ SOPs फॉलो करें, आपको इस झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इतने सवाल और इतनी टेंशन वगैरह नहीं होगी। आप होपफुली हम इस दुआ के साथ आगे बढ़ेंगे कि जितने लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज वी नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनको इस वक्त कोविड-19 है, आप लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अच्छा जी, चेंजिंग मूड अ लिटिल बिट, कुछ और दिखाना चाहते हैं आपको कि पाकिस्तानी फिल्म साज, आपको पता है शमीन उबैद चिनॉय हमारी 2 टाइम्स ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर हैं। इनकी फिल्म होम 1947 ने साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल 2020 में बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। और ये फिल्म दरअसल ऐसे लोगों की कहानी है जो कि 1947 में पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन के दौरान बेघर हो गए थे। मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म में ऐसे अफराद के वाक़यात खुद उनकी ज़ुबानी बयान किए गए हैं जो कि इस तकलीफ से मरहले से गुजरे थे। आई कैन ओनली इमेजिन कि ये, क्योंकि कभी बैठ के किसी और बुजुर्ग की भी ऐसी बातें सुनो ना तो आप घुस जाते हैं, तो इन्होंने तो इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी। एंड आई गेस बहुत सारे लोग, हम जिससे भी अपने बुजुर्गों की अगर बात कर लें, जो कि जाहिर है मेरे हर किसी के 4 फादर्स ही कोई इधर से उधर ट्रैवल करके गया या फिर उधर से इधर आए लोग, तो ये कहानी तो हर घर की है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है ना कि जब भी आप बुजुर्गों से बात करते थे ना, या आप अपने अब्बा से आप किससे सुने के सबके पास एक स्टोरी होती थी, भाई हम इंडिया में बड़े अमीर थे। हाँ, वैसे कि मैंने भी सुना हुआ है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्री है सबसे अच्छी बात ये है, इंडिया में कोई गरीब था भी नहीं, तो बस जो हो गया वो हो गया ना, जिसको आप जिस तरह हम कैसे देखें, हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। बट द बेस्ट थिंग इज देन टू बिलीव देम व्हेन दे से दैट ना, झूठ क्यों कोई बोलेगा। और वैसे भी आपको एक मेमोरी जो होती है बड़ी कलरफुल सी होती है। लेजेंड होता है ना वो इसी तरह की, भाई हम जितना सोना था ना वहाँ जमीन में दबाए, भाई बाकी सारा सामान तो ले आए, सोना दबाए। वैसे अब्दुल्ला, मैं एक बात बताऊँ, वो पहले हवेलियों में रहते थे, बड़े बड़े घरों में रहते थे। अगर आप वैसे कंपैरिजन किया जाए तो वो सही ही कहते होंगे कि जी क्या हमारी शानो शौकत होती थी, और अब अब छोटे छोटे घरों में आ गए हैं। मतलब ऑब्वियसली तो कुछ ना कुछ तो देयर मस्ट बी सम एलिमेंट ऑफ ट्रूथ इन इट। बट एनीवे, यू कैन वॉच होम 1947। और बेहतरीन बात इसकी ये है कि ये
खुद जिनके ऊपर बीती है उनकी अपनी कहानियां और खुद बता रहे हैं। कल एक बात हमने शुरू की थी और बीच में रह गई थी, और आपको हम यकीनन कराची वालों को इन्वॉल्व करना चाहेंगे कि अगर आपको अपने इलाके में ये जो 3 अरब के पैकेज का ऐलान हुआ था ना, उसके बाद कोई काम होता हुआ नजर आया है तो प्लीज़ हमें तस्वीर के साथ लिख के भेजिएगा आज जियो पाकिस्तान टीवी पे, क्योंकि हमें नहीं नजर आ रहा। कैन आई जस्ट से वन थिंग बिकॉज इट नीड्स टू बी सेड कि जब से ये सारी चीज़ें हुई हैं तो हमें पानी की ज़रा आसानी होगी, विच इज़ आई नो आई perhaps I'm the only person who's saying that, लेकिन आपको पता है कि पहले पानी खरीदना पड़ता था, पूरा टैंकर आता था and all that, but for the past 2 months मैंने ये नोटिस किया जैसे हम उस तरह नहीं खरीद रहे, इतने ज़्यादा नहीं ले रहे। और कराची के सारे इलाकों में सूरत हाल नहीं है जहाँ पानी खरीदना पड़ता है, जहाँ पे है वो सबको ही पता है। लेकिन आपको पता है कि मेरी यहाँ माशाल्लाह वो घर बने हुए को 20 साल हो गए हैं, अब पानी की लाइन डल रही थी। ये जब अब्दुल्ला ने मुझे बताया आई वेंट इनटू अ शॉक, यानी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि लाइन का पानी आना है तो लाइन डालने की। ये लोग रहते हैं, पानी की क्या जरूरत है भाई, क्या करना है पानी पी के? बिल्कुल सही बात है। अब आपको बताते हैं कि हमने जो कल बात शुरू की थी वो बात क्या है। कराची की शक्ल बदल देने के दावे के साथ लाए गए सैकड़ों अरब रुपए के पैकेज को 3 माह हो चले, लेकिन अभी तक फ्रेमवर्क बनाने की जो बातें हो रही हैं अमली तौर पर एक कदम आगे नहीं बढ़ाया गया। कराची के लोग रिलीफ के लिए हुकूमत का मुंह देख रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने खुद कराची में आकर रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था, आप लोगों को याद होगा। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट। PCIC होगी जिसका मतलब है कि प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। उसका मतलब यह है कि जो भी हम अब फैसले करेंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक मुसलसल कमेटी चलेगी। इसमें सब स्टेक होल्डर्स होंगे। बड़ी भारी बड़ी होपफुल बातें लगती हैं ना ये। आज इस ऐलान के 3 माह बाद की सूरत हाल ये है कि वफाकी वज़ीर असद उमर इस प्लान का क्रेडिट लेना तो चाहते हैं, लेकिन काम ना होने का सारा मलबा सिंध हुकूमत पर डालना नहीं भूलते हैं। पहले हम ये कराची के लिए भी एक पैकेज का ऐलान भी कर चुके हैं, उसके ऊपर काम भी चल रहा है और वज़ीर आज़म ने परसों भी उसके ऊपर मीटिंग ली थी और बड़ा तफसील से उन्होंने जायज़ा भी लिया। 1-2 उसके अंदर एरियाज थे ऐसे जहां वो खुश नहीं थे जितनी काम हुआ है अभी तक, और उसको और तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर वो काम जहाँ हमने सिंध की हुकूमत के साथ मिल कर काम करना है वहाँ पर बेहतरी की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ हमने कराची के तो नहीं काम करना, वज़ीर आज़म तो चाहते हैं सारे पाकिस्तान के लिए काम किया जाए और सिर्फ कराची नहीं बल्कि सारे सिंध के लिए काम किया जाए, और इसीलिए मैं इस दौरे पर यहाँ पे आया हुआ हूँ। ज़राए बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हतमी फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। ये कागज़ों से ज़मीन पर कैसे और कब मुंतकिल होगा, कराची के लोग वो दिन देखने के मुंतज़िर हैं। और इसी पे आज हम बात करना चाहते हैं। हमें ज्वाइन किया पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। मुस्तफ़ा कमाल साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि कराची के लिए 1100 अरब के पैकेज का ऐलान 3 माह कबल किया गया था, तो इस पैकेज में सभी स्टेक होल्डर्स शामिल थे। अब 3 माह के बाद हमें तो इस पैकेज पर ख़ास पेशरफ नज़र नहीं आई, क्या आपको कुछ ऐसा नज़र आया है? आपका शायद एक्सपीरियंस मुख्तलिफ हो। मैंने रिकॉर्ड पे ये बात की थी कि देखिए, और फिर उसके बाद वफाकी वज़ीर ख़जाना ने ये बात बता दी कि भाई बजट में पैसे ही नहीं है, मुल्क में पैसे ही नहीं है, तो 1100 अरब रुपए आएंगे कहाँ से? और फिर एक बड़े मंसूबे की बात है। हमने 2 बातें की। हमने तो एक बात ये की कि कराची को पैकेज नहीं चाहिए, इमदाद नहीं चाहिए, कराची को उसका हक चाहिए। इतने इस लेवल पे आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस और तमाम लोग इन्वॉल्व होकर अगर वो सिर्फ 1100 अरब रुपए का पैकेज देंगे तो कराची 1 साल में 3,500 अरब रुपए कमा कर देता है आपको, पाकिस्तान को 3,500 अरब रुपए। 1100 अरब रुपए किसने देखे हैं, कैसे आएंगे? पैकेज नहीं चाहिए, कराची को उसका हक दें। हक क्या है? 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात और वसाइल सूबों को दिए गए हैं वो सूबे के वज़ीर आला के ऑफिस में आकर पार्क हो गए। उन इख्तियारात और वसाइल को नीचे डिस्ट्रिक्ट में, शहरों में, टाउन्स में, ताल्लुके में और यूनियन काउंसिल और गाँव गोठों तक उस इख्तियारात और वसाइल को नीचे ट्रिकल डाउन करवाएं। ये काम कराएं आर्मी चीफ, ये काम कराएं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये काम कराएं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान।
अच्छा मुस्तफ़ा साहब, क्योंकि आप कराची का इंतज़ाम चला चुके हैं और इसलिए आपका इसमें ज़ाहिर तजर्बा होगा ही कि कराची जैसे शहर में 3 माह में कुछ हो भी सकता है या नहीं हो सकता। क्या ये मुमकिन भी है कि हुकूमतों की कारकर्दगी और नीयत हमें 3 माह में नज़र आ जाए या एटलीस्ट विजिबली कोई चेंज नज़र आना शुरू हो जाए? देखिए, कुछ किसी भी सरकार के पैसे को लेने के लिए वफाक से अगर पैसे आपको किसी प्रोजेक्ट में चाहिए तो वो किसी पैसे चाहिए कराची को, तो वो प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आते हैं। क्या वो प्रोजेक्ट बना हुआ है? ये जो अभी ऐलान हुआ है कि भाई 100 प्रोजेक्ट्स जो है वो अप्रूव किए गए, मेरा सवाल ये है कि भाई जो 2 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए वे चल रहे हैं, उसको तो आपने कंप्लीट ही नहीं किया आज तक। एक है K4 पानी का मंसूबा, दूसरा है BRT ग्रीन लाइन का मंसूबा। ग्रीन लाइन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, 200 बसें आनी हैं, आज 7 साल हो गए, अब बसों का नहीं पता है, तो उसको तो आप कंप्लीट कर नहीं पा रहे। K4 का मंसूबा 2008 में मेरे ज़माने में शुरू हुआ, कंसीव हुआ, 2014 में उसके बाद आपने उसको बजट उसका रखा। आज जो है वो K4 का मंसूबा पहले 2 साल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा कि डिज़ाइन सही नहीं है, नेस्पाक उसके डिज़ाइन को वेट करेगा। नेस्पाक ने 2 साल के बाद कहा कि भाई डिज़ाइन सही है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ भाई डिज़ाइन में प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह के बंदो सब ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, काम करो उसके ऊपर। नहीं, 24 अरब रुपए का मंसूबा 100 अरब रुपए से ज़्यादा का कर दिया। अब पता चला उसको वापदा करेगा। भाई वापदा आने के बाद उन्होंने वही आइटम कर दिया है कि भाई वापदा ने आने के बाद अभी डिजाइन देखा नहीं है, पहले से कह दिया गया कि डिजाइन, अब डिजाइन में नुस्ख है जी, डिजाइन में प्रॉब्लम है। अब 2 साल वो डिजाइन को वेट करेंगे, देखेंगे, पता चलेगा नहीं भाई यही डिजाइन ठीक है, इस पे काम करो। कराची के लोगों को ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, कुछ नहीं होना। जब ऑनगोइंग मंसूबे नहीं हो रहे तो नए मंसूबे ये क्या देंगे? राइट, ग्रीन लाइन तो आपके सामने है कि सिर्फ बसें आनी हैं और वो मंसूबा चालू हो जाएगा और कितनी आवाम उससे फ़ायदा उठाएगी, लेकिन वो पता नहीं। मुझे तो लग रहा है उस पर जो स्टैंड्स बने हुए हैं ना वो गल जाएंगे अब। ऑब्वियसली कितनी देर यहाँ चीज़ रहती है। अच्छा, आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि वफाकी वजीर असद उमर तो सखर में जाकर कह रहे थे कि सिंध के लिए वैसा ही प्लान लाएंगे जैसा कराची को दिया, यानी वो समझते हैं कि कराची मंसूबा जो है वो एक मॉडल प्लान है। तो उनकी जगह हम आपका ओपिनियन चाहते हैं कि उनकी जगह अगर आप होते तो आपका भी यही ख्याल होता? नहीं जी, मादत के साथ आई थिंक इस हुकूमत के लोगों को अजीब ये गुमान में, अजीब यूफोरिया में है, अजीब ये खुश फहमी में है, पता नहीं किस दुनिया में है कि कराची को उन्होंने कोई पेरिस बना दिया कि लाड़काना को भी जाके या सखर को जाकर पेरिस बनाएंगे, तबाह बर्बाद कर दिया। कराची आज दुनिया की रैंकिंग में 4th वर्स्ट लिविंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड, दुनिया में 4थे नंबर पे, जहाँ पर बदतरीन इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें, इंसान बदतरीन हाल में रह रहा है, ये है रैंकिंग। आज से 10 साल पहले कराची मेरे ज़माने में दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। क्या बातें कर रहे हैं, इनकी ये बातें ये बता रही हैं कि इनको आप समझा कैसे सकते हैं, जिनको, जिस हुकूमत को यही क्लू नहीं हो कि वो समझ रहे हैं कि वो अपने रात में जब वो सोते हैं तो सारे शहर को पेरिस बनाकर सोते हैं, सुबह उठने से पहले ख़राब हो जाता है वो, तो ये जाकर वो कह रहे हैं कि सखर में भी उसी तरह कर देंगे। अब मैं इसके ऊपर तो स्पीचलेस हूँ। इस तरह के जहनियत वाले लोगों को आप, इस माइंडसेट को आप क्या बताएंगे, कैसे सिखाएंगे, कैसे समझाएंगे? ये इस ज़मीन पर इनके कदम ही नहीं है। ये हुक्मरानी शायद पता नहीं नशा ही ऐसा है कि वो बिल्कुल मदोश कर देती है इंसान को, और मौजूदा हुक्मरान उनको कोई रत्ती बराबर क्लू ही नहीं है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, यहाँ पर बिल्कुल क्लू नहीं है। कराची को उसका हक चाहिए। आप अगर मुखलिस हैं, कराची को उसका 18 अमेंडमेंट के बाद जो सूबाई खुद मुख्तारी मिली है उससे कराची को भी खुद मुख्तारी दें, उससे लाड़काना को भी खुद मुख्तारी दें, उससे कश्मीर को भी खुद मुख्तारी दें, सिंध के सारे डिस्ट्रिक्ट को खुद मुख्तारी दें। शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा कमाल साहब। में भी के वाकई जो हुक्मरानी होती है ना, ये किसी और लेवल पे आपको ले जाती है और फिर शायद आपको इर्द गिर्द जो मसाइल होते हैं वो उस तरह से नज़र नहीं आते जिस तरह पहले नज़र आते थे जब आप कुर्सी पर बराजमान नहीं थे। रात को हम पेरिस बना के सोते हैं और सुबह पता नहीं चीज़ें खराब हो जाती हैं। मतलब इस पे ज़रा गौर किया जाए। जिस तरह के हमने आपको शुरू में भी बताया था, आज खुसूसी अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इक़वाम मुत्तहिदा के तहत इस बार ये दिन मनाने का थीम रखा गया है कोरोना वबा में खुसूसी अफराद को बराबरी के मौके देना। ये बड़ी अहम बात है क्योंकि शायद हम ऐसा समझते हों कि माजूर अफराद के लिए माशरा हमदर्दी भी रखता है और आसानियाँ भी पैदा करता है, लेकिन अब तक हम इस मुकाम पर नहीं पहुँचे जिसे काबिल इत्मीनान कहा जा सके। पॉकेट्स ऑफ सोसाइटी डज दैट, लेकिन लार्ज पार्ट्स ऑफ सोसाइटी डू नॉट। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ सहूलियात हैं ही नहीं। अब आप ये जो जिस लड़की के विजुअल्स देख रहे हैं, इनका नाम है इकरा नूर।
इनकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है और बड़ा हौसला देने वाली है। इसी पे हम बात करते हैं। इकरा हमारे साथ बजाते खुद स्टाम स्टूडियो से मौजूद हैं। इकरा, एक तो आप अपनी स्ट्रगल के बारे में बताइएगा कि क्या क्या आपने ज़िंदगी में फेस किया, क्या क्या देखा? ओके, थैंक्स अब्दुल्ला फॉर ज्वाइनिंग मी। अब्दुल्ला, मैं पहले ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि अगर मैं अपने बचपन से स्टार्ट लूँ तो मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस किए हैं और उसमें ये चीज़ थी कि काफ़ी माशरे की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती रही हैं और ये हर इंसान के लिए एक क्लियर चीज़ है कि किस तरह के मसाइल उसके लिए आ सकते हैं, चाहे वो सोसाइटी में है या अगर आपकी फैमिली मैटर्स भी अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्योंकि एक डिसेबल पर्सन का एक पैदाइश भी और उसको एक पूरी फैमिली में और फिर माशरे को फेस करना एक बहुत ही बड़ा एक चैलेंज होता है। अगर मैं अपने बचपन से स्टार्ट करूं तो वो एक काफ़ी प्रॉब्लम थे और उसमें मेरा ये चीज़ थी कि मुझे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ये एक ब्लेसिंग थी और एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि मेरी फैमिली की एक सपोर्ट थी, जिसमें मैं ये कह सकती हूँ कि मैं काफ़ी इसमें ब्लेसिंग रही हूँ कि मैं हर चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से लेके चलती रही। स्कूल से लेके कॉलेज, जिस तरह आप बात कर रही हैं, आपका कॉन्फिडेंस देख के ही हमें बड़ी अच्छी तरह नज़र आ रहा है कि आप के ऊपर तो जो भी चैलेंजेस आए होंगे आपने बड़ी अच्छी तरह उनसे निपटा होगा। कैसे किया? हाँ, ये ज़रूर हम पूछना चाहेंगे थोड़ा सा इन अ शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि बहुत से लोग देख रहे हैं और आप इतनी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं। ये ज़रूर बताइएगा स्कूल में कैसा रवैया रहा और फिर आपने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की तो ठीक ही होगा कि आपने कहा कि मैं पढ़ सकती हूँ, बिल्कुल आगे तक जा सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि एक जो चीज़ जैसे हमारा है कि एक डिसेबल्ड कैंडिडेट जब एक स्कूल या कॉलेज में ज्वाइनिंग देता है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि एक नॉर्मल कम्युनिटी में आके आप एक स्टडी करो। मैंने स्पेशल एजुकेशन नहीं ली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मैंने अपने आप को एक इस्टेब्लिश करना था और मैंने उस सोसाइटी में अपने आप को लेके चलना था जो एक सोसाइटी मुझे वो नहीं चलने दे रही थी, और उस चीज़ को मैंने एक अपने लिए चैलेंज बनाया और मैंने यही चीज़ सोची कि मैंने को एजुकेशन में पढ़ना है, उन्हीं लोगों में बैठ के पढ़ना है, चाहे वो चेयर की लेंथ ऊंची भी है तो मेरे पाँव अगर लटक रहे हैं या मैं अगर प्यासी हूँ तो कूलर की हाइट अगर ऊंची भी है कोई बात नहीं, मैं प्यासी रह लूँगी, लेकिन मैंने इस सोसाइटी को फेस करना है। ये जो छोटी सी बात आपने की है ना, यकीन मानिए कि हम सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि कूलर की हाइट अगर ऊंची है तो आप प्यासी रह लेंगी। ये छोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। हम चाहते हैं कि क्विकली ब्रीफली आप उन लोगों को मुखातिब करते हुए, पर्टिकुलरली उन वालिदैन को मुखातिब करते हुए जिनके घर में ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हम कहेंगे लेकिन एक चैलेंज मौजूद है, उनको आप ज़रूर गाइड करें, उन्हें ज़रूर मोटिवेट करें कि वो किस तरह से आगे बढ़े ज़िंदगी में। बिल्कुल, मैं उनको ये गाइड कर सकती हूँ और पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, हर उन पेरेंट्स जिनके आगे बच्चे उनकी इस कंडीशन में है, चाहे जिस तरह की भी डिसेबिलिटी है, उनको ये चाहिए कि वो पहले अपने बच्चों के साथ इस तरह का कनेक्शन रखें कि वो बच्चे। मैं आपको इधर इसलिए रोक रही हूँ कि अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, लेकिन इतनी इंस्पायरिंग आपकी कहानी है कि हम चाहते हैं आप हमारे साथ ही रहें। अगले घंटे में हम जब दूसरा घंटा स्टार्ट करेंगे शो का तो आपसे बात करेंगे और आपकी पूरी कहानी सुनेंगे। बड़ा कम होता है कि इतनी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज हो, इनकी तो आवाज़ में इतना कॉन्फिडेंस है। वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हर टुडे। और पीटीएम हुकूमत के खिलाफ लाहौर में बड़े जलसे की तैयारी कर रही है, आपको पता ही है। मेज़बान मुस्लिम लीग नून है उसके सामने, लेकिन एक के बाद एक नया कानूनी चैलेंज खड़ा हो गया है। लंदन में मौजूद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को भी अब बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इश्तिहारी करार दे दिया है और उन्हें अदालत ने गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दिया और उन्हें 9 दिसंबर को तलब भी किया है। नवाज शरीफ टीम की जानिब से अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ कि वो फैसले को चैलेंज करेंगे या नहीं करेंगे। और ये भी बताएं कि उधर इसहाक डार के BBC को दिए गए इंटरव्यू के बाद हुकूमत का एतमाद एकदम जो है वो बढ़ गया है। जरा सुनिए क्या हुआ। कल एक हार्ड टॉक का इंटरव्यू हुआ था जिधर इसहाक डार पाकिस्तान के वो पुराने वो जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी शक्ल देख लेते हैं। उस प्रोग्राम में उसकी शक्ल देखें तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस क्या होता है। अगर वो नहीं भी उसको हार्ट, उसने कह रहा था कि मेरा कोई हार्ट का मसला, अगर वो नहीं भी आया तो उससे हो जाना था।
झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, सारी दुनिया देख रही है। और इन हालात में भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कह रहे हैं कि हम नहीं, हुकूमत दबाव में है। 13 दिसंबर को पीडीएम का मीनार पाकिस्तान पे जो जलसा होगा वो न सिर्फ पिछले जलसों बल्कि वो आइंदा के लिए भी एक मिसाल होगा, और उस दिन अवाम जो है वो अपनी राय का भरपूर इजहार करेंगे। तो आप इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो आपको इम्कान है कि आप हुकूमत चली जाएगी आपके धरने के ऊपर इस्लामाबाद? इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि हम अभी रास्ते में होंगे तो ये चली जाएगी। नून लीग के कुछ लोग कह रहे हैं 2014 में इमरान खान और ताहिरुल कादरी भी अदालतों से इश्तिहारी करार दिए गए थे। बहरहाल सियासी बयानात का तबादला तो चलता ही रहता है, लेकिन यह हकीकत है कि मियाँ साहब के इश्तिहारी करार पाने के बाद मुस्लिम लीग नून पर कुछ दबाव तो सर्टनली आएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, मियाँ नवाज शरीफ को बाकायदा इश्तिहारी करार देने का फैसला आ गया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अदालत में तो आप जो केस लड़ेंगे वो लड़ेंगे, मियाँ साहब की वापसी का कोई टाइम फ्रेम मिल सकता है या नहीं? हमारे लिए मियाँ नवाज शरीफ ये नहीं है कि वो नहीं आना चाहते या वो डरते हैं। वो उस वक़्त आए थे 2018 में जब उनकी बेगम बिल्कुल सबको पता था कि वो किस हालत में छोड़ के आए थे। उसके चंद हफ्तों के बाद उनकी वफ़ात भी हो गई थी और उसके साथ अपनी बेटी को भी लेके आए थे। ये वो मुल्क है जहाँ कोई बाप अपनी बेटी को 4 घंटे थाने नहीं लेके जा सकता। मियाँ नवाज शरीफ लंदन से लेके आए थे मरियम नवाज साहिबा को, और मरियम नवाज साहिबा वो कंफर्ट छोड़ के लंदन के वापस जेल जाने के लिए आई थी। सो हमें किसी को प्रूव नहीं करना कि जी हम कितने दलेर हैं या हम कितने असूल पर पाबंद हैं, लेकिन इस वक्त जो इशू है वो है इंसाफ के तकाज़े अगर पूरे नहीं किए जाएंगे तो मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। अच्छा ज़ुबैर साहब, चलें ये तो एक सियासी चैलेंज हो गया, लेकिन सियासी महाज तो अभी गर्म है। क्या नवाज शरीफ का लाहौर जलसे से खिताब का इरादा है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। और अगर ऐसा है तो इसके लिए हुकूमत से इजाज़त ले ली है या फिर इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है? हुकूमत से तो जाहिर है हम इजाज़त नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है वो इजाज़त देंगे ही नहीं, और हमें इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ तकरीर करना चाहते हैं। हुकूमत ने अगर नहीं दिखाना टेलीविज़न पर, अगर उनकी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम तक नवाज शरीफ की आवाज़ पहुँचे, तो हम उनके पास भीख मांगने नहीं जाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ की आवाज़ 22 करोड़ आवाम तक वैसे ही पहुँच जाएगी, सोशल मीडिया के थ्रू और जो दूसरे ज़राए हैं उसके थ्रू। हम इजाज़त नहीं लेने जाएंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जी मियाँ नवाज शरीफ ख़िताब करेंगे या नहीं करेंगे, अभी काफ़ी दिन रहते हैं, इसका फ़ैसला आइंदा चंद दिनों में हो जाएगा। अच्छा ज़ुबैर साहब, जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस तरह के मामलात में उलझी पड़ी है तो ये वक्त किसी तौर मोहतात रहने का भी तो है ना। तब ऐसे में क्या ज़रूरत थी कि इसाक डार BBC के प्रोग्राम में चले जाएं, और वो भी बिल्कुल माशाल्लाह बगैर तैयारी के। उसके बाद जो तमाशा लगा वो बेजा नहीं लगा है। तो क्या पैगाम देना चाहते थे वो, और किसको पैगाम देना चाहते थे? अगर कोई तदबीर थी तो वो तो बिल्कुल ही उल्टी पड़ गई है। मेरा ख्याल है देखें, इसाक डार साहब ने जो इंटरव्यू दिया ये उनका अपना फ़ैसला था। वो क्यों जाना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे, ये इसाक डार का उसी तरह से उनका हक़ है जिस तरह से किसी और पाकिस्तानी का हक़ है कि वो इंटरव्यू दे। आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं अपने, जाहिर सी बात है किसी के कहने पर तो नहीं कर रहा, मैं अपने इंटरव्यू दे रहा हूँ। बहुत से लोगों को इतराज़ात भी हो सकते हैं, इतराज़ भी हो सकता है कि जी इसाक डार के हवाले से। उसमें मैं सिर्फ वजाहत कर दूँ, उसमें 2 पहलू हैं इसाक डार साहब के इंटरव्यू के। एक तो वो उनका पर्सनल पहलू है उनकी वेल्थ के हवाले से। जाहिर सी बात है मैं तो कोई नहीं हूँ, आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट, कि उनका और टैक्स अथॉरिटीज़ का मामला है। जहाँ तक दूसरे चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है जो पाकिस्तानी मीडिया जिन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है वो है मईशत के हवाले से। जो इसाक डार साहब ने ज़िक्र किया उसमें कोई तमाशा नहीं मचाया, उसमें बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम को और इमरान खान की हुकूमत को हकीकत बताई है कि पाकिस्तान की मईशत 2018 में कहाँ खड़ी थी और आज कहाँ है।
चले, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। लेकिन आई वंडर कि जब इस प्लेटफॉर्म पे और किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम, हम हार्ड टॉक की बात कर रहे हैं, इंटरव्यू दिया जाने का इरादा होगा तो आई डाउट कि उन्होंने लीडरशिप से डिस्कस ना किया हो। मतलब ऑब्वियसली इसकी जस्टिफिकेशन तो सारे दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने यू हर्ट द कॉज, तो ये वाला सीन हुआ है। और ये इतना ज़ाती फेल नहीं हो सकता, ये इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू देना बहुत ही अजीबोगरीब था। खैर एनीवे, और ये उनको पता भी है, सारों को पता है कि इधर क्या हो गया, बट ऑब्वियसली अभी वो तो कवर अप तो करना ही है। अहमद शाह साहब, शुक्रिया। अहमद शाह साहब, आप माशाल्लाह कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन अब ज़रा डबल चैलेंजेस हैं, क्योंकि जाहिर है जब इतने लोग जमा होंगे तो फिर आपने पार्टिसिपेंट्स का भी ख्याल रखना है, जो आपके गेस्ट आ रहे हैं उनका भी ख्याल रखना है। आपने तो अभी भी मास्क बस थोड़ी के नीचे ही सरकाया है। शाह साहब, अजीब बात है, क्योंकि अक्सर हमेशा जब आप आते हैं इस चीज़ के बारे में बात करने तो आप हमारे साथ बैठे होते हैं, बट यही डिफरेंस देख लें कि आज यू आर रियली कॉशियस अबाउट प्रिकॉशंस एज वेल। तो आप किस तरह मेक श्योर करेंगे कि सारा कुछ हो भी जाए और SOPs वगैरह भी चलते रहें? देखिए, बहुत मुश्किल वक्त है, और ये सिर्फ कराची या पाकिस्तान पे नहीं, सारी दुनिया पे है। और हम ये बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमन हेल्थ है, इंसानी ज़िंदगी और सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी सिलसिले में बहुत घूम घूम की कैफियत रही, बहुत मशावरत हुई, और आखिर में यही तय किया कि कॉन्फ्रेंस को डिजिटली करेंगे। हमारे ज़्यादातर स्कॉलर फिज़िकली आर्ट्स काउंसिल में मौजूद होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे हिंदुस्तान से तकरीबन हमारे बॉर्डर बंद हैं, पूरे यूरोप में ट्रैवलिंग बैन हो गया, एयरपोर्ट से हमारे लोग वापस गए हैं, और हमने उन्हें इंसिस्ट भी नहीं किया। और पाकिस्तान में भी जो सीनियर लोग हैं, जो ज़्यादा जिनकी उम्रें हैं, हमारे शायर अदीब, उनको हमने एडवाइस किया कि आप आना जाएँ, हम आपकी तैयार हैं हॉस्पिटलिटी के लिए, लेकिन अगर आप नहीं आएँ तो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से एक भरपूर कॉन्फ्रेंस तो हो रही है, लेकिन उसमें ऑडियंस जो होगी वो या तो उसके डेलीगेट होंगे, या फिर जो टेक्निकल स्टाफ है वो होगा, या जो मीडिया उसको डायरेक्टली कवर करने में बहुत सारा मीडिया इंटरेस्टेड है कि हम उसको वहाँ से आपके यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज से नहीं लेंगे, वो करेंगे। तो एक थोड़ी सी दुख की सूरत हाल थी। आप जानते हैं 13 साल से जियो पे आके बैठता हूँ, जब भी कॉन्फ्रेंस होती है यहीं से शुरू होता है आगाज़। एक तरह से जियो और उर्दू कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो उस बीच में जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, जो फिज़िकल टच है, जो लोगों से मिलना है, वो जो आउटसाइड द कॉन्फ्रेंस जो आपस में अदीब और उनके चाहने वाले बैठते थे, मैं तो कहता हूँ कि अदब की खुशबू भी होती है। इस तरह के माहौल में अगर आप जाए ना तो एक पर्टिकुलर खुशबू होती है जो आप महसूस कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है शाह साहब कि आप लोग ने फिर भी यू वर डिटरमिन्ड कि करना ज़रूर है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको डिजिटली करना पड़ेगा। कैसे देखेंगे? हाँ, तो ये जरूर बता दें कि क्या ये एक्सपेरिमेंट पहले देखिए, हमने बहुत सोचा, लेकिन मैं 13वां साल है मेरा इस अदारे में, तो मैंने बहुत सोचा, लेकिन ये मुझे मुनासिब नहीं लगा कि कोई एक साल उर्दू कॉन्फ्रेंस का खाली जाए, क्योंकि अब ये हमारी ब्रांड नहीं है, पूरी दुनिया में ज़बान से मोहब्बत करने वालों की ब्रांड बन गई है। तो अब तो मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा लोग देखेंगे। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान खाली लिखें आप तो सिर्फ आर्ट्स काउंसिल का पेज निकलेगा। तो हमारे फेसबुक पेज पे देखेंगे, हमारे ट्विटर पे देखेंगे, हमारे वेबसाइट पे देखेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे। इनफैक्ट यू आर वेरी राइट कि ज़्यादा लोग देखेंगे कि आपके फेसबुक आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का भी हम दोबारा बता दें, लिखेंगे आप फेसबुक पे तो वहाँ आ जाएगी। फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम होगी। हाईलाइट्स क्या हैं, कौन कौन सी अहम शख्सियात, बड़े आप परफॉर्मेंस भी होती है, बड़े गुलकार गायक देख रहे हैं, लेकिन शाह साहब आप बताएं। जी, आप देख रहे हैं कि ज़िया मोइनुद्दीन साहब मौजूद हैं, अनवर मकसूद साहब मौजूद हैं, फिर सोहेल अहमद अजीज़ी, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो इस बार उनका भी हमने एक सेशन किया है। फिर एक हमारा हीरो है जो पिछले 30 साल से हीरो है, हमायूं सईद, उसके साथ भी एक सेशन है, यासिर हुसैन हमायूं सईद का। इसके अलावा हम इस बार की कॉन्फ्रेंस की ख़ास बात यह है कि हम 100 बरस को एक वो कर रहे हैं रिव्यू, कि उर्दू के जो ये सदी थी, ये 100 बरस में इसमें क्या उर्दू नज़्म ने, उर्दू गज़ल ने, उर्दू नावल ने, उर्दू अफसाने ने, उर्दू तहकीक ने, उर्दू तनकीद ने, उर्दू सफ़रनामे ने, और उसके साथ जुड़ी हुई जो फ़नून है, फ़नून से आप समझ सकते हैं कि थिएटर है, फिल्म है, म्यूज़िक है, मुसव्वरी है, इन सारे शोबों में आज हम कहाँ पहुँचे हैं। उसके अलावा याद रफ्तगा का सेशन है, उसके अलावा उर्दू का शाकार मज़ा है कि 100 बरस में हमारा मज़ा जो लिखा गया है उसकी क्या सूरत हाल है। फिर दूसरी बात यह कि डिजिटल होने के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस तो आपको मालूम है। तो हिंदुस्तान से हम मंजर भोपाली साहब मुशायरे में शामिल होंगे, गोपीचंद नारंग और शमी मनफी साहब ओपनिंग में होंगे, फिर फ़रत एहसास, खुशबीर सिंह शाद, खासे लोग, फिर अमेरिका से इशरत आफरीन, कनाडा से शाहिदा हसन। मौसीकी में क्या? हाँ, मौसीकी की भी थीम है जी, मौसीकी की भी अब्दुल्ला थीम है 100 बरस।
100 बरस से मुराद ये है कि क्लासिकल, प्योर क्लासिकल से राग एमन से शुरू करेंगे, 2-3 ठुमरियाँ होंगी, ख्याल होगा, फिर गज़ल होगी, फोक होगा, पाकिस्तानी नगमे होंगे, फिर मॉडर्न म्यूज़िक होगा। जिस तरह से मौसीकी ने ट्रैवल किया पूरी सदी में, आपको मालूम है बड़े ग़ुलाम अली ख़ान की ठुमरी जो है उससे सबसे पहले क्लासिकल करने के बाद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान की ठुमरी करेंगे। याद पिया किया है जो आपने सुनी होगी, बेइंतहा, राशिद अली ख़ान भी गाते हैं। और बड़े ग़ुलाम अली ख़ान ने सिर्फ एक फ़िल्म में एक ठुमरी गाई है, मुग़ल आज़म में, वो यही ठुमरी थी। तो रिवाइव करेंगे उन सारी और एक जर्नी दिखाएंगे 100 बरस की, हमारी तहज़ीब की, हमारी सकाफ़त की, हमारी ज़बान की। और ना सिर्फ उर्दू ज़बान बल्कि सिंधी, पंजाबी, बलोची, सराइकी, पश्तो, ये भी हम इसलिए शामिल करते हैं कि इसको समझने की ज़रूरत है कि पहले ऐसा लगता था कि उर्दू और जो पाकिस्तान में बोली जाने वाली बड़ी ज़बानें हैं शायद इनके दरमियान कोई जंग है। इनके दरमियान तो कोई जंग है ही नहीं, ये सारे मिल के महरूम तबका हैं। इन सब की लड़ाई जो है वो तो अंग्रेज़ी से है, अंग्रेज़ी बोलने से नहीं है, अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ने से नहीं है। चूँकि अंग्रेज़ी सरकारी ज़बान है तो हमारे यहाँ सरकारी स्कूल का बच्चा या मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं वो इसलिए आगे नहीं आ पाते कि वो सरकारी ज़बान अंग्रेज़ी है, उर्दू नहीं है, उसकी वजह से रोज़गार नहीं मिलता। तो अगर पश्तून बच्चा, बलोच बच्चा भी, सिंधी बच्चा भी अगर CSS का इम्तहान दे या सरकारी नौकरी के लिए कहीं पे जाके इंटरव्यू दे तो बड़ा कॉन्फिडेंट होगा। तो ये लड़ाई नहीं है, तो इससे पूरी फेडरेशन वीक हो रही थी। हमने पर्पसफुली ये शुरू किया कि उर्दू के साथ सारी ज़बानों को मिला लिया ताकि एक कल्चरल हार्मनी क्रिएट की जाए। शाह साहब, यू हैव ऑलवेज बीन फार साइटेड एंड दिस हैज वर्कड इन योर फेवर। जल्दी से एक दफ़ा फिर हमारे व्यूअर्स के लिए बता दें, आज से ये स्टार्ट हो रही है, आज कब से स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी? सेशंस वगैरह का भी कुछ बता दें। जी, हम रात भर भी यही था क्योंकि हमारा डिजिटल पे वैसे प्रोग्राम तो हम करते हैं लेकिन इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करने का पहला एक्सपीरियंस है। तो मेरी टेक्निकल टीम ऑल सेट, एवरीथिंग इज सेट। फिर जितने लोग बाहर से हैं उनके साथ लाइन अप कर लिया गया है। 4 बजे डॉट हम ये कॉन्फ्रेंस शुरू कर देंगे और उसके अंदर कुछ यहाँ के जो लोग हैं जैसे ज़ारा निगाह हैं, इफ्तिखार आरिफ हैं, वो बात करेंगे, किशवर नाइद बात करेंगी। उसके अलावा हिंदुस्तान से शमीम हनफी साहब बात करेंगे और थीम यही होगा ओपनिंग का 100 बरस जो हैं उर्दू के। उसके बाद एक मुझे 10 सेकंड चाहिए, वो ट्रिब्यूट करना है। आप और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर आसिफ फर्रुखी का कितना बड़ा रोल था इस पाकिस्तान की सोसाइटी में लिटरेचर के फ़रोग के लिए। तो हमारा दूसरा सेशन जो है वो ट्रिब्यूट टू आसिफ फर्रुखी है जिनका 6 महीने पहले इंतकाल हुआ था, जो KLF के भी फाउंडर थे, जो हमारी आर्ट्स काउंसिल में शुरू से काम कर रहे थे। तो वो एक बड़ा ट्रिब्यूट उनको भी करने जा रहे हैं, उस पर भी दुनिया भर से लोग बातें करेंगे। जबरदस्त। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक विद योर कॉन्फ्रेंस। और ये जो लोग सोचते थे कि ये कराची का इवेंट है और हम नहीं अटेंड कर सकते, तो नाउ यू कैन अटेंड इट बिकॉज ये एक वर्चुअल इवेंट बन चुका है। तो हम लोगों को गेट वेल सून, जो कि इस वक्त कोरोना वायरस में मुब्तला है, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद हमें ट्विटर पे कोई ना कोई नए बंदे का पता लगता है। और एक और आपको पता है हमारा सिलसिला बर्थडेज विश करने का, और वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी हैं बराए एक्सपैट्स जुल्फी बुखारी साहब, उनकी भी पता लगा है कि आज सालगिरह है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू जुल्फी बुखारी साहब। हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत बहुत आपको सालगिरह मुबारक हो। और आप जरा शो पे आए क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू अदर कंट्रीज पे हमने जरा तफसील से बात करनी है आपसे, फिर यहाँ बिठा के बात करेंगे। अच्छा, साथ ही हमारे एक बड़े आर्डेंट फैन हैं मोहम्मद एहसान, उनकी भी बर्थडे है। और साथ ही शाजिया जो हमें फॉलो करती हैं और हमें लिखती रहती हैं, उनकी भी सालगिरह है। So happy birthday to everybody who is celebrating today, including जुल्फी बुखारी साहब। अभी हम आगे बढ़ेंगे। इकरा नूर is waiting for us। Yes, बिल्कुल। और इकरा, थैंक यू, आपने हमारा इंतजार किया। बातें आपसे बहुत सी करनी है। अच्छा, आप अपने चैलेंजेस का तो बता रही थी, खासतौर पे पढ़ाई के हवाले से, लेकिन कितना सपोर्ट आपको आपकी फैमिली से मिला। आई बिलीव देन यू स्टार्टेड वर्किंग एज वेल एक टेलीकॉम में, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा और वहाँ तक आप कैसे पहुँची? बिल्कुल, मेरे लिए एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और टेलीकॉम कंपनी के अलावा मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी जॉब करती रही हूँ। और वहाँ पे मैंने जब जॉब की है तो काफ़ी मेरे लिए वहाँ पे भी हर्डल्स आए, यू नो कि अब तो एक अटेंडेंस का एक तरीका ये हो गया कि बायोमेट्रिक सिस्टम है। तो अब वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब अपने हाइटेड के हिसाब से अपने बायोमेट्रिक अटेंडेंस कर रहे हैं सारा कुछ। लेकिन आई वाज रियली ब्लेस्ड विद अ ग्रेट पर्सनालिटी। वो मेरे बॉस जो थे, उन्होंने वो बायोमेट्रिक मशीन वो मेरी हाइट पे लगवा के उन्होंने मुझे ये कहा कि इसके लिए मसला नहीं होना चाहिए, बाकी सारे झुक के लगा लें। ज़बरदस्त। देखिए, इतनी और मैंने बहुत आला जी,
जी बिल्कुल, और काफ़ी इस मामले में भी मैं ब्लेस्ड रही हूँ। एजुकेशन के साथ साथ जॉब में भी मैं ब्लेस्ड रही हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छे कोलीग्स मिले हैं, स्पेशली माय बॉसेस। और मैं उनको भी ये कहूँगी कि सीरियसली अगर वो मुझे इस तरह से मोटिवेट ना करते तो शायद मेरे लिए ये स्टेज भी मेरे लिए मुश्किल हो सकती थी। थैंक यू सो मच इकरा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और हमारे यहाँ जहाँ हम कहते हैं ना सहूलियात का फुकदान है, हमारे पास लोगों के लिए जो स्पेशल नीड्स वाले हैं फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वो तो नहीं है हमारे पास। देयर इज नो डाउट कि हमारे पास सहूलियात नहीं है, लेकिन हमारा जो माशरा है ना, हाँ, और लोगों का जो एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा हो तो बड़ी बेहतरी आ सकती है। जैसे इकरा का यही बताना कि उनके ऑफिस में वो अटेंडेंस मशीन उन्होंने नीचे कर दी, इट्स अ वेरी लिटिल थिंग, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, डूएबल भी है, कोई भी कर सकता है, लेकिन सोच आनी चाहिए कि हम एक्सेस दें ताकि ऐसे लोग जो हैं वो और आए और ये ना समझे कि हमें तो कदम कदम पे चैलेंजेस होंगे, और जब आप तो इजी किए जा हिम्मत कर लेते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला आपकी खुद ही मदद करना शुरू हो जाता है। अभी हम इसी सिलसिले में और भी बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा के तहत दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है और कोरोना की वजह से खुसूसी अफराद भी बराबरी की तवज्जो के मुस्तहिक हैं। यही वजह है कि आज इस दिन की जो थीम है उसका वो है जी खुसूसी अफराद बराबरी की तवज्जो और सहूलत के मुस्तहिक हैं। खुसूसी अफराद हमारे माशरे का भरपूर हिस्सा हैं। एक तो शुरू में आइडेंटिफाई कैसे करना है कि इस बच्चे को हमारे स्पेशल, पर्टिकुलरली अगर बच्चों की बात कर लें, स्पेशल नीड्स हैं और खुदा के लिए इनको बोझ ना समझा जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली इसको भी समझने की ज़रूरत है और ये समझने के लिए हमारी मदद के लिए आई हैं जी आज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है अमरीन अली इनका नाम है। अमरीन, आपसे हम पूछना चाहते हैं, अभी हमारी बात भी हो रही थी और इकरा हमारे साथ थी जिन्होंने हमें बताया अभी कि क्या क्या चैलेंजेस सामने आते हैं। देखिए फैसिलिटीज़ तो नहीं है जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, लेकिन एटलीस्ट हम अपना एटीट्यूड तो चेंज कर सकते हैं और फैसिलिटेट कर सकते हैं लोगों को टू बी अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। सो आई गेस कि फॉर दैट इनिशियली आपने अवेयरनेस you should know about it and you should tell people around it कि ये सारे issues exist करते हैं और इसके साथ आपने पहला कदम बढ़ाना है, be the first step that you want to see in your society। so अगर आप उनको facilitate करेंगे, आप एक कदम बढ़ाएंगे, आपको देख के काफ़ी ज़्यादा लोग I'm sure inspire होंगे and then we can have an inclusive society जिसमें कोई रंग, जात, नस्ल, डिसेबिलिटी को देख के एक्सक्लूड नहीं किया जाता है बल्कि एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाया जाता है, होता है। अच्छा, इसके लिए हम इंडिविजुअली क्या किरदार अदा कर सकते हैं? एक तो आप प्लीज़ उन लोगों को भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है जिनके यहाँ खुदा न खास्ता या उनके यहाँ कोई भी ऐसा इंटरेक्शन या उनके यहाँ कोई बेबी ऐसा पैदा हो जाता है हु हैज़ स्पेशल नीड्स, तो वालिदैन इटसेल्फ डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप प्लीज़ उनकी काउंसलिंग के लिए कुछ ज़रूर गाइड करें कि वो कैसे इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं और एक उस बच्चे को इस माशरे का फ़ाल शहरी बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल। सो देखिए, जो स्पेशली जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जो कि यूजुअली बचपन से ही स्टार्ट होता है, तो कंसिस्टेंटली बच्चे पे तो बहुत ज़्यादा इश्यूज दे आर फेसिंग, राइट, बट उसके साथ पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इशू फेस कर रहे हैं। तो स्पेशली जैसे कि मेंटल हेल्थ इशूज हमारी सोसाइटी में एक टैबू है, तो पेरेंट को ना सिर्फ अपने बच्चे को संभालना पड़ रहा होता है बल्कि इधर उधर की बातें भी सुननी होती है, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को भी सुनना होता है। तो दे आर गोइंग थ्रू कंसिस्टेंट पेरेंटल प्रेशर, बहुत ज़्यादा पेरेंटल प्रेशर आ रहा होता है जिससे कभी कभी वो डिप्रेशन, एंजाइटी का भी शिकार होते हैं। तो मेरे हिसाब से फॉर एनी काइंड ऑफ इश्यूज दे शुड डेफिनेटली सीक थेरेपी, या थेरेपी के अलावा अपने आप के लिए भी कुछ मी टाइम रखें, कुछ ऐसा टाइम जिससे वो सबसे दूर हो, सारे कमिटमेंट से, सारी जो घर में जो उनके काम होते हैं उनसे दूर रहे, वो करे जो उनको पसंद है। आई नो मुश्किल होता है सारी चीज़ें मैनेज करना, बट एटलीस्ट दिन में 1 घंटा खुद के लिए निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड डूइंग समथिंग दैट यू एक्चुअली लाइक, टॉकिंग अबाउट इट टू पीपल हु अंडरस्टैंड। अगर कोई आसपास है, कोई फैमिली मेम्बर है जिससे वो बात कर सकते हैं, अपने दिल का हाल बता सकते हैं, तो आई गेस दैट इज़ द बेस्ट। एंड साथ साथ स्पेशली वेयर आई एम वर्किंग एट काज़म ट्रस्ट, हम लोग बच्चे के साथ साथ पेरेंटल काउंसलिंग लाजमी करते हैं, बिकॉज वी फील कि एक बच्चा तब तक बेहतरी नहीं आ सकती जब तक थेरेपिस्ट, टीचर एंड पेरेंट तीनों मिलके काम ना करें।
आई एम श्योर यू एंड योर ट्रस्ट आर डूइंग अ ग्रेट जॉब और तमाम लोगों को ज़ाहिर है इस बात को समझना चाहिए कि ये अल्लाह ताला ने आपको किसी आजमाइश में नहीं डाला, ये तो यू आर द चोजन वंस जिनको इस किस्म के लोगों की केयर का मौका मिलता है। चैलेंजेस हैं वो बड़ी खूबसूरती से उनको ओवरकम कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी कि उनको फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि चैलेंज तो उनका है ना, आपको तो कम ही करना है, यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट और उनकी मदद करनी है। सो डू दैट, इतना बड़ा काम तो ना हुआ। थिंक अबाउट दिस वन। अच्छा जी, दोबारा से कुछ सियासी बातें कर लें क्विकली क्योंकि टाइम कम है। मुल्तान का जलसा अपोजिशन के लिए कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, लेकिन जिस तरह इस जलसे से निमटा गया, हुकूमत के अपने अंदर वाज़ेह इख्तलाफात नजर आए। तहरीक इंसाफ के अपने वज़रा पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते रहे। वज़ीर आज़म को कुछ तशवीश प्रॉब्ली होनी चाहिए, इसी पे बात कर लेते हैं। इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, मुल्तान में हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी रही है, हुकूमत इसे कामयाब समझती है, लेकिन कुछ वज़रा को इस पे बरमला तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इजहार भी किया उन्होंने। आपके ख्याल में मुल्तान में हुकूमत ने जो किया वो ठीक था? देखिए, जब हम देखते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर है, बड़ी ख़तरनाक लहर है, इसमें सर्दियां शामिल हो गई, इसमें इन्फ्लुएंजा शामिल हो गया, इसमें यंग लोगों की डेथ हो गई है, हमारे वसाइल हेल्थ के कोई नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि आपने जलसों को रोकें। उसके बाद हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है? मुझे तो कोई समझ नहीं आया हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है। जहाँ हुकूमत का अपना बस चलता है, अपना भी कोई जलसा जुलूस या कोई तकरीब ठोक देती है और अपोजिशन का रोक नहीं पाती। कोई हुकूमत नज़र नहीं आई, कोई हुकूमती रेट नज़र नहीं आई। कैसे हो सकता है कि हुकूमत चाहे और कोई चीज़ ना रुक सके? जो इस लहर में आवाम की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, उनको डंडे मारें, जेलों में डालें, पाबंदियाँ लगाएं। कोई हुकूमत की ना स्ट्रेटजी नज़र आई है, ना मुझे कहीं हुकूमत नज़र आई। साहब, बिल्कुल यही तो सवाल है कि मुल्तान जलसे को रोकने के लिए ताकत के इस्तेमाल, गिरफ्तारियों, मुकदमात और रास्तों की बंदिश वगैरह का जो प्लान था, और फिर ये प्लान कि एकदम सब रुकावटें जो हैं वो हटा दो, तो ये प्लानिंग कुछ हमें समझ नहीं आई। तो ये प्लानिंग किसकी थी कि वुज़रा को कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है? तो आपको कुछ इसमें से कुड यू मेक सेंस ऑफ इट ऑल? ये हुकूमत को अब इतने एक वज़ीर हैं कि सारों को पता ही को नहीं होता, बहुत सारों को तो इससे कंसर्न ही कोई नहीं होता, तो वो ज़ाहिर उनको पता नहीं होगा या उनको पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये उनका काम है। लेकिन ताकत का इस्तेमाल जब आप नहीं कर पाते, जब आप दरख्वास्तों से, अपीलों से आप नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते, तो फिर यही होता है, ताकत का इस्तेमाल होता है, और होना चाहिए ताकत का इस्तेमाल। अच्छा, आप ये बताइएगा भट्टी साहब कि आपको क्या समझ में आती है? वज़रा एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, पंजाब में भी मुआविन खुसूसी और कुछ वज़रा एक दूसरे के मुखालिफ बयान देते नज़र आते हैं। हुकूमतों के अंदर वो एक पेज वाली बात अब नज़र प्रॉबली नहीं आ रही है, वफाक और पंजाब को ही ले लें, तो क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस पर परेशानी है या होनी चाहिए, या जमहूरियत का हुस्न नहीं समझे हमें इसे भी? ये तो तहरीक इंसाफ से पूछें कि उसको परेशानी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और बाकी ये हमने एक पेज को बड़ा तबाह बर्बादी फेर दी यार। इख्तलाफ होना चाहिए एक दूसरे से। एक पेज पे हैं सारे, एक पेज पे तो सारे मुर्दे कर दें, वो जहाँ पड़े होंगे एक पेज पे पड़े होंगे। ये एक पेज से क्या मतलब होता है? हर कोई एक बंदा जो बोले सारे उसकी राय में हाँ मिलाते जाएं। इख्तलाफ करें यार, इख्तलाफ करें, अपनी राय पहुँचाएँ, उसमें से लोग देखेंगे किसकी राय ठीक है। हुकूमत है, ज़ाहिर है हुकूमत अपने काम कर रही है। और दूसरी बात एक और इसमें भी है कि इस हुकूमत में मुख्तलिफ़ ख्यालात के लोग हैं। काफ लीग भी है, MQM भी है, इलेक्टेबल्स भी हैं, आज़ाद लोग भी हैं, अनइलेक्टेड भी हैं, PTI के लोग भी हैं, पुराने PTI के भी, नई PTI के भी। तो इसलिए एक पेज पे मुश्किल होता है होना। लेकिन बहरहाल फिर भी हुकूमत को चाहिए, जो अहम बात है वो हुकूमत को ये चाहिए कि या तो फ्री फॉर ऑल कर दे, या कह दे कि जिसका जी चाहता है जलसे करे, और अगर रोकना चाहती है तो फिर मुकम्मल रोके। वैसे टू एन एक्सटेंट आई ऑल्सो एग्री टू द फैक्ट कि इख्तलाफ राय होना चाहिए, और अगर एक वज़रा अपनी इख्तलाफ राय का इजहार कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को लेकर, दिस इज़ हेल्दी, दिस इज़ गुड। थैंक यू भट्टी साहब। देयर यू गो, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब हमसे बात करने का, और टाइम भी हमारे पास ख़त्म हो गया। सो वी विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ मास्क पहनिएगा, अपने हाथों को साफ रखिएगा, क्योंकि ये फिगर्स हम आपको बताते हैं, ये वैसे ही टाइम पास नहीं है, दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ हैपनिंग, इसको एक्नॉलेज कर लें प्लीज़। ओके, सी यू टुमारो।